हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संदेश स्टडी पॉइंट पे। आज का जो टॉपिक लेकर आए आपके लिए यूजीसी नेट जेआरएफ सेट परीक्षा 2021 के लिए है। ये पेपर 1 से क्वेश्चन लेकर आपके लिए शिक्षण एवं शोध अभिव्यक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जब भी हमारी अगली वीडियोज अपलोड होंगी उसकी सूचना आपको समय पर मिलती रहे। इसके अलावा हमारी पेपर सेकंड हिंदी की वीडियोज अपलोड होती हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से हमारे अन्य वीडियोज देख सकते हैं, जहां आपको अन्य विषय पर वीडियोज मिल जाएंगी। तो चलिए साथियों, चलते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि अभिकथन है ये निर्माणात्मक मूल्यांकन अधिगम की गति को त्वरित बनाता है। तर्क दिया गया है संकलनात्मक मूल्यांकन की तुलना में निर्माणात्मक मूल्यांकन अधिक विश्वसनीय है। नीचे दिए गए कूटों में से सही का उत्तर का चयन करें। ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये निर्माणात्मक मूल्यांकन जो अधिगम की गति को त्वरित बनाता है। संकलनात्मक मूल्यांकन की तुलना में निर्माणात्मक मूल्यांकन अधिक विश्वसनीय है। ये तो इन दोनों कथनों में से सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए तो हमारा बिल्कुल सही है किंतु आर जो है ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए अगला प्रश्न जो हमारा जो है, शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला एक सर्वाधिक शक्तिशाली कारक किससे संबंधित है? देश के सामाजिक व्यवस्था से, या समाज की आर्थिक स्थिति से, विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था से, या शैक्षणिक व्यवस्था से? तो इसमें सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? शिक्षण प्रभावकारिता, शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला एक सर्वाधिक शक्तिशाली कारक किससे संबंधित है? ये शैक्षणिक व्यवस्था से है। ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला एक सर्वाधिक शक्तिशाली कारक का संबंध शैक्षणिक व्यवस्था से है। विद्यालयों की उपलब्धता, कक्षा शिक्षक अनुपात, छात्र नामांकन तथा विद्यालयों की आधारभूत संरचना का संबंध शैक्षणिक व्यवस्था से है। इनका प्रभाव शिक्षण प्रभावकारिता पर पड़ता है। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शिक्षण विधि में शिक्षार्थी की भागीदारी को सर्वोत्तम तथा पहलकारी बनाया जाता है? परिचर्चाओं की विधि से, युग्मित वार्ता सत्र की विधि में, विचार वेश सत्र की विधि में, या परियोजना विधि में? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस शिक्षण विधि में शिक्षार्थी की भागीदारी को इष्टतम तथा पहलकारी बनाया जाता है? परिचर्चाओं की विधि में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, परिचर्चाओं की विधि में। कक्षा शिक्षण प्रक्रिया में परिचर्चा विधि सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है क्योंकि इसमें छात्रों की रुचि बढ़ती है तथा उनकी सक्रिय भागीदारी बढ़ती है। शिक्षण में परिचर्चाओं की विधि के प्रयोग से शिक्षार्थी की भागीदारी को इष्टतम एवं पहलकारी बनाया जाता है। शिक्षण की प्रभावकारिता का निर्णय निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाना चाहिए? विषय वस्तु के आच्छादन के आधार पर, छात्रों की अभिरुचि के आधार पर, छात्रों के अधिगम परिणामों के आधार पर, कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्रियों के उपयोग पर, यह उपयोग के आधार पर। में सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कक्षा में छात्रों के अधिगम परिणामों के आधार पर किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शिक्षण की प्रभावकारिता का सही मूल्यांकन छात्रों के अधिगम परिणामों के आधार पर किया जाना चाहिए। यह अधिगम परिणाम छात्रों के भविष्य का निर्धारण करेंगे, अतः शिक्षण की प्रभावकारिता का निर्णय छात्रों के अधिगम परिणामों के आधार पर किया जाना चाहिए हमें। चलिए साथियों अगला प्रश्न हमारा जो है, अभिकथन दिया गया अधिगम एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। तर्क दिया गया अधिगम के उपयोगी होने के लिए इसे जीवन प्रक्रमों से जोड़ा जाना चाहिए। तो नीचे कूट दिया गया है ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, तो ए गलत है परंतु आर सही है। में सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल ये सही रहेगा हमारा आंसर। ए आर दोनों तो हमारे सही है परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है ये। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं। अधिगम जो है इसकी परिभाषा करवा देता हूं आपको। अधिगम एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया जरूर है। बालक जन्म से लेकर जीवन काल के प्रत्येक चरण में कुछ न कुछ सीखता है रहता है।
अधिगम प्रक्रिया को और उपयोगी बनाने के लिए इसे जीवन प्रक्रमों से जोड़ा जाना चाहिए, इसलिए हमारा ए आर दोनों सही हो जाएंगे। लेकिन आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न हमारा, शिक्षण अधिगम संबंधों के संदर्भ में निम्नांकित कथनों के समुच्चय में से कौन सा स्वीकार्य कथन है? अपना उत्तर दर्शाने के लिए सही कोट का चयन करें। जब छात्र किसी परीक्षा में असफल होते हैं तो वह शिक्षक है जो असफल होता है। यह प्रत्येक शिक्षण का उद्देश्य अधिगम सुनिश्चित करना होता है। अधिगम के बिना शिक्षण हो सकता है, शिक्षण के बिना कोई अधिगम नहीं हो सकता है। कोई शिक्षक शिक्षण करता है किंतु वह सीखता भी है। वास्तविक अधिगम का भी अभिप्राय कंठस्थ किया जाने वाला अधिगम है। नीचे कोट दिया गया ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए 1 2 3 5 हो जाएंगे इनमें से। क्वेश्चन देख लीजिए, शिक्षण अधिगम संबंधों के संदर्भ में निम्नांकित कथनों के समुच्चय में से कौन सा स्वीकार्य कथन है हमारा? जब छात्र किसी परीक्षा में असफल होते हैं तो वह शिक्षक है जो असफल होता है। 1 2 3 5 रहेगा हमारा। 1 2 3 5। प्रत्येक शिक्षण का उद्देश्य अधिगम सुनिश्चित करना होता है। अधिगम के बिना शिक्षण हो सकता है और कोई शिक्षक शिक्षण करता है किंतु वह सीखता भी है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 1 2 3 5 हो जाएंगे। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करने के बजाय निम्नलिखित में से कौन सद आचरण पर्यंत पद पर रहता है? राज्य के राज्यपाल, भारत के महान्यायवादी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, केंद्र शासित क्षेत्र का प्रशासक। कूट दिया गया केवल 1 केवल 3 1 2 3 4 1 3। इसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाए, केवल 3 रहेगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है। फिर से देखिए, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करने के बजाय या निम्नलिखित में से कौन सद आचरण पर्यंत पद पर रहता है? ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा तत्कालिक रूप में अनिवार्य नहीं होता है? राज्य विधानसभा को भंग किया जाना चाहिए, राज्य में मंत्रिमंडल की बर्खास्तगी किया जाना, राज्य प्रशासन को केंद्र सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लेना, नए मुख्य सचिव की नियुक्ति करना। इनमें से कूट भाषा दी गई है 1 4 1 2 3 1 2 3 4 या 2 3। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा तात्कालिक रूप में अनिवार्य नहीं होता है? ये पूछा गया, तो कौन सा नहीं होता है? ये एक पहला और चौथा जाएगा। राज्य विधानसभा को भंग किया जाना और नए मुख्य सचिव की नियुक्ति करना, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? राज्यसभा एक स्थायी सदन है कि जिसे केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही भंग किया जा सकता है। राज्यसभा राज्यों के स्थानीय हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। राज्यसभा के सदस्यों को प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य के निर्देशों के अनुसार मतदान करना बाध्यकारी नहीं है। राज्यसभा में किसी भी केंद्र शासित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं है। एक कूट भाषा दी गई है 1 2 2 3 2 3 4 या 1 2 3 4 में सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देखिए बी हमारा सही हो जाएगा। 2 और 3 हो जाएंगे। राज्यसभा राज्यों के स्थानीय हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। राज्यसभा के सदस्यों को प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यों के निर्देशों के अनुसार मतदान करना बाध्यकारी नहीं है। ये दूसरा और तीसरा हो जाएगा हमारा। ये इसकी परिभाषा भी करवा देते हैं आपको। भारत में द्विसदनीय संसदीय व्यवस्था है। राज्यसभा व लोकसभा। राज्यसभा एक निरंतर चलने वाला सदन है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा में केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली व पुडुचेरी के प्रतिनिधित्व है। यह स्थानीय हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है और न ही इसके सदस्यों को प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यों के निर्देशों के अनुसार मतदान करना बाध्यकारी है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न हमारा, मूल्य शिक्षा का उद्देश्य निम्नांकित में से किस पर से केंद्रित कर अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है? समाज में व्याप्त सांस्कृतिक प्रथाओं से, किसी सामाजिक समूह द्वारा निर्धारित आचरण के मानकों से, मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना से,
धार्मिक तथा नैतिक व्यवहार यथा अनुदेशन से। सी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मूल्य शिक्षा का उद्देश्य है निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित कर अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है? मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना से। मूल्य शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोग दूसरों में नैतिक मूल्यों का संचार करते हैं। यह कार्य घर, विद्यालय, मंदिर तथा सामाजिक संस्थान में किया जा सकता है। व्यक्ति के निर्माण और समाज के उत्थान में शिक्षा का अधिक महत्वपूर्ण योगदान होता है। मूल्य शिक्षा का उद्देश्य मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना पर केंद्रित कर अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है। निम्नलिखित में से डीम्ड विश्वविद्यालय के विषय में कौन सा कथन सही है? राज्य के राज्यपाल डीम्ड विश्वविद्यालयों के कुल अधिपति होते हैं। वे अपना पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्या बना सकते हैं। वे दाखिला तथा शुल्क के विषय में अपने दिशा निर्देश बना सकते हैं। वे उपाधि प्रदान कर सकते हैं। तो दिए गए कोड में से सी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1 2 3 2 3 4 1 3 4 या 1 2 3 4। इसमें सी आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए दूसरा, तीसरा और चौथा हो जाएगा। डीम्ड विश्वविद्यालय के विषय में पूछा गया है। दूसरा, तीसरा, चौथा हो जाएगा। यानी कि वे अपना पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्या बना सकते हैं। वे दाखिला तथा शुल्क के विषय में अपने दिशा निर्देश बना सकते हैं। वे उपाधि प्रदान कर सकते हैं। ये दूसरा, तीसरा और चौथा हो जाएगा। डीम्ड विश्वविद्यालय के कुल अधिपति संबंधित राज्य के राज्यपाल ही होते हैं। वे अपना पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्या बना सकते हैं तथा उपाधि प्रदान कर सकते हैं और वे दाखिला तथा शुल्क के विषय में अपना दिशा निर्देश बना सकते हैं। चलिए साथियों, आज के जो हमारा ये अंतिम क्वेश्चन था आज की वीडियो का, ये वीडियो आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को अपने अभी तक हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा। साथ में लाइक प्रेस कर लीजिए और अपने साथियों के साथ उन्हें भी सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। उन्हें लिंक भेज दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर, जो भी आप यूज करते हैं। तो चलिए साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।